हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो उत्तराखंड परीक्षावाणी की जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है उसमें आज हम देखने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत से स्टूडेंट को टफ लगने वाला चैप्टर उत्तराखंड जनगणना 2011। देखिए, वैसे तो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है और 2011 में जनगणना हुई है तो 2021 में भी हुई होगी, लेकिन उसका ऑफिशियल डेटा जो है अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इसलिए आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बन जाएंगे। बट 2021 की जनगणना से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि जनगणना वाले चैप्टर को कुछ इस तरीके से समझाया जाए और ऐसे पढ़ा जाए कि आप लोगों को ये आसान भी लगे और याद भी रह जाए। और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि चाहे आप इस चैप्टर को पूरा याद ना भी रख सकें तो फिर भी आप एग्ज़ाम में जो है आंसर तक कैसे भी पहुँच जाएँ। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए, समझाना ज़्यादा है, बट आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखें जिससे कि आपको पूरा फ़ायदा इससे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जनगणना का इतिहास। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे वर्ष 1872 में, जब भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना 1872 में भारत में कराएगी। लेकिन यहाँ से जनगणना की विधिवत शुरुआत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ना 2011 में, फिर इसके बाद अगली 2021 में होगी, उसके बाद अगली 2031 में होगी। तो इसका मतलब 1872 से विधिवत शुरुआत नहीं हुई। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारत में जनगणना की विधिवत शुरुआत कब हुई, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराने वाली, वो आपका 1881 से हुई। और किसके समय में? लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं, क्योंकि इनके उदार कार्यों के लिए इन्हें जाना जाता है और भारत में इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर रिपन के बारे में नहीं पढ़ा तो आप आधुनिक भारत में पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के समय से जनगणना की विधिवत शुरुआत हुई थी, अर्थात प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराने की जो परंपरा है उसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि अगर जनगणना की विधिवत शुरुआत 1881 में हुई तो फिर 2011 में कौन से नंबर की जनगणना हुई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वर्ष 2011 में 15वीं जनगणना संपन्न हुई। और जैसा कि मैंने अभी बताया 2021 की जनगणना से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ष 2021 में जो जनगणना संपन्न हुई है ये कौन से नंबर की जनगणना थी। तो ध्यान रखेंगे भैया, वर्ष 2021 की जो जनगणना है ये आपका 16वीं नंबर की जनगणना होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित जनगणना 2011 की जो है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। तो देखें, अगर जनगणना की संदर्भ तिथि की बात करें तो 1 मार्च 2011 को रखी गई थी, लेकिन इसके अनंतिम आंकड़े कब जारी हुए हैं? 31 मार्च 2011 को। जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारत में जो आपका वित्तीय वर्ष बनाया जाता है, फाइनेंशियल ईयर, वो कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, और 31 मार्च को आपका जो वर्ष है, वित्तीय वर्ष, वो समाप्त हो जाता है। तो आप सिंपल ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो जनगणना कराने वाला विभाग था उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि भैया 31 मार्च को, यानी कि साल खत्म होने के दिन, मुझे जनगणना का पूरा डेटा चाहिए। तो इन्होंने 1 मार्च 2011 को जनगणना का डेटा प्रस्तुत किया और 31 मार्च 2011 को इसे प्रकाशित कर दिया गया। और इसी 31 मार्च के अगले महीने, यानी कि मार्च के बाद अप्रैल में, बट 2 वर्ष के बाद, यानी कि 2011 से 2 साल बाद 2013 में इसके फाइनल आंकड़े जो हैं वो प्रकाशित किए गए, अंतिम आंकड़े। अनंतिम कहने का मतलब होगा तो आपका प्रोविजनल डेटा, ठीक है। जैसे आपके आंसर की आते पहले, फिर फाइनल रिजल्ट आता है, तो ऐसे करके फाइनल जो आंकड़े हैं वो 2 वर्ष बाद। क्यों? क्योंकि भाई जो भी जनगणना का आंकड़ा इकट्ठा हुआ है उस आंकड़े में से कितने परसेंटेज की कहाँ वृद्धि हुई, कितने परसेंटेज की कहाँ कमी हुई है, एक्चुअल कितनी कमी हुई, एक्चुअल कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और कोई चीज़ 2 बार तो इंक्लूड नहीं हुई, इन सबको छांटना है ना, तो ये कैलकुलेशन में समय लगता है। तो इसलिए 2 वर्ष बाद आंकड़े जारी हुए। तो ये था राष्ट्रीय स्तर पर। इसी प्रकार अगर हम अपने राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर जो डेटा है वो कब जारी हुआ? देखो, यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर अनंतिम आंकड़े 31 मार्च को, यानी कि साल के अंतिम दिन। तो इसी के अगले महीने, भाई 2011 में, मार्च है तो अप्रैल, 2 अप्रैल 2011 को देहरादून में जारी कर दिए गए अनंतिम आंकड़े। अंतिम आंकड़े कब जारी हुए हैं? 30 अप्रैल 2013 को, 2 साल बाद। तो यहाँ भी अप्रैल से अगले महीने यानी मई, तो 31 मई 2013 को। तो यहाँ पे राज्य में जारी किए गए। तो आपने इतना याद रखना है, आप आसानी से इनको कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं
कुल जनसंख्या से। तो देखो इस चैप्टर में हम केवल 7 टॉपिक पढ़ेंगे। उन 7 टॉपिक में से पहला है आपका जनसंख्या। तो उन 7 टॉपिक्स की क्या ट्रिक होंगी, कैसे हम याद रखेंगे, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ का फैक्ट है जो है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, रटना पड़ेगा। बार बार पढ़िए, लिखिए, कुछ भी करिए, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा। 1,86,292 यहाँ की टोटल जनसंख्या, ठीक है, यानी कि 1 करोड़ के आसपास है। इसमें से पुरुष और महिला की बात करें तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड जो है एक हिमालयी राज्य है, एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ पर आपका महिला पुरुष में जो लिंगानुपात है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, वो लगभग आपका बहुत अच्छी कंडीशन में, तो 963 के आसपास हमारा लिंगानुपात है। तो आप कह सकते हैं कि पुरुष और महिलाओं की जो संख्या है वो लगभग समान रहती है, थोड़ा सा अंतर मिलता है, यानी कि यहाँ पे 50-50 नहीं है, बराबर नहीं है, तो 49-51 का अंतर यहाँ पे दिखाई देता है। तो ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे कि 49 इसमें से महिलाएं होंगी, 100 में से 51 पुरुष होंगे, ठीक है, यही हो सकता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, इस 1,86,292 में से 51,37,773। कैसे याद रखेंगे, देखो 49-51 का डेटा बनेगा पुरुष महिला का, तो 51 आप लोग लिखें, इसके बाद यहाँ भी 3 लिख दो, यहाँ भी, और बीच में 3 सत्ते डाल दो, बस खत्म हो गया, ये पुरुष की जनसंख्या है। और ऐसे महिला की तो 1,86,292 में से इसे घटा दोगे तो आपकी महिलाओं की आ जाएगी, ठीक है, लेकिन जनसंख्या पूछी नहीं जाती, तो आप केवल परसेंटेज याद रखेंगे। पुरुषों की जो प्रतिशतता है वो कितना है आपका 50.93%, यानी कि 51 के आसपास पुरुष हैं, बाकी 49.07% ये आपकी महिलाएं हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो पुरुष महिला की बात होगी, लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य की जो जनसंख्या है ये देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो मोदी जी का भाषण सबने सुना होगा। मोदी जी बोलते हैं मेरे 125 करोड़ भारतीय, ठीक है, 125 करोड़ कहने का अर्थ क्या हुआ, 125 करोड़। अब देखिए उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, केवल 1 करोड़, 1,86,292, यानी कि 1 करोड़ 1 लाख, तो 1 करोड़ मान के चलिए। अगर ये जनसंख्या भारत की 100 करोड़ होती तो 100 करोड़ का 1 करोड़ कितना होता, फिक्स 1%। लेकिन ये जनसंख्या तो 125 है और उत्तराखंड की 1 ही करोड़ है, तो इसका मतलब ये क्या होगी आपकी 1% से थोड़ा सा कम होगी। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1% से थोड़ा कम, यानी कि उत्तराखंड की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की केवल 0.83% है। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड जो है देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, तब आप ध्यान रखें ये 1.63% होगा। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूं कि परीक्षा वाणी बुक में आपका 1.69% दिया हुआ है, लेकिन जब आप कैलकुलेट करते हैं ना भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को अगर आप कैलकुलेट करते हैं किससे, 53,483 जो कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, तो आप लोग पाएंगे कि ये जो क्षेत्रफल है इसका केवल 1.63% के आसपास ही आएगा, 1.69 नहीं आता, ठीक है। तो आप लोग उसमें चेक कर लेना एक बार। अगर यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार का बन गया आपका एग्जाम में कि आपका दोनों ऑप्शन में मिलते हैं 1.63 और 1.69, तो आप लोग 1.63 के साथ ही जाएं। लेकिन ये नहीं दिखता है ऑप्शन में, तब आप इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है, बाकी ऑब्जेक्शन लगा के हट जाएगा। फिर आगे देखें, जनसंख्या की दृष्टि अगर भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का स्थान देखा जाए तो 20वां स्थान है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पूरी टेबल। देखो बहुत से स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जिनने क्या किया होगा, ये चैप्टर पढ़ा होगा लेकिन सिर्फ डेटा पढ़ा होगा इसका, ठीक है, टेबल की ओर आंख उठा के भी नहीं देखा होगा, क्योंकि डर लगती है यार इतना ज़्यादा डेटा पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, हमें तो समझ भी नहीं आता क्या पढ़ें। तो मैं आज प्रयास करूँगा आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद केवल टेबल के आधार पर पूरा डेटा निकाल लेंगे, केवल टेबल देखेंगे, डेटा के साथ आप लोग नहीं जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से समझें कि हमने देखना क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या क्या, एक आपका जनपद दिए हुए हैं, उनकी कुल जनसंख्या और जनसंख्या का प्रतिशत। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे हमने सारे के सारे जनपद और उनकी जनसंख्या याद नहीं करनी है, ऐसा कर भी नहीं सकते, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमसे पूछ दिया जाता है इनका सीक्वेंस क्या होगा, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में ऐसे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ट्रिक देना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोग ट्रिक को नोट कीजिए और इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। तो क्या ट्रिक होगी, देखिए आप लोग पढ़ने गए अभी एक यूनिवर्सिटी में जिसका नाम था HD, हाई डेफिनेशन यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, यहाँ पर आप लोग पढ़ने गए HD यूनिवर्सिटी में, और ये जो आपका टर्म है इसे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि पूरी वीडियो में जगह जगह पर आपका काम आने वाला है अलग अलग तरीके से, पूरा खेल इसी का है। तो एक ही शब्द आप याद रख लो, HD यूनिवर्सिटी। अब ये क्या है, यहाँ आप पढ़ने के सबसे कठिन सब्जेक्ट जो है कौन सा, पॉलिटी, ठीक है, पोल्ट्री। तो HD यूनिवर्सिटी की पॉलिटी में, ये पोल्ट्री नहीं पॉलिटी हुआ, HD यूनिवर्सिटी की पॉलिटी जब आपने पढ़ी तो आपने कहा अच्छी
इससे अच्छा तो मैं घर में पढ़ लेता, क्या पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, छी छी, आपने छी छी कर दिया, वहाँ थू कर दी, तो पिच कर दिया। तो एचडी यूनिवर्सिटी की पॉलिटी में पिच उवाच, ये आपकी ट्रिक बनेगी। देखो क्या इसका अर्थ हुआ, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। इसके बाद पो से हो गया पौड़ी, लॉ से हो गया कोई जनपद नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखें ये मैंने पोअल्टी कहा, ठीक है, पोअल्टी। तो अल से हो गया अल्मोड़ा, टी से हो गया टिहरी, पी से पिथौरागढ़, चौ से आपका चमोली, ठीक है, यहाँ चंपावत नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा हम आगे देख लेंगे। फिर ऊ से उत्तरकाशी, वहाँ से बागेश्वर, चौ से चंपावत। कितने डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिस्ट्रिक्ट तो मैं यहाँ कवर कर चुका हूँ। एक ही बचा भैया, कौन सा, रुद्रप्रयाग का नाम कहीं नहीं आया, तो आप वैसे भी याद कर सकते हो। फिर नीचे से ऊपर जाओगे तो वैसे याद हो जाएगा। तो पहली बात तो आप इस ट्रिक को लिखो और इसको चार्ट डालो जैसे भी होता है, ठीक। अब इनका क्या अर्थ हुआ हम लोग समझते हैं। देखो जैसे मैंने कहा एच डी यूनिवर्सिटी, तो एच हरिद्वार, डी से देहरादून, ये हो गया। अब इनकी जनसंख्या आप याद रखेंगे और क्या क्या फैक्ट यहाँ से याद रखने। देखो एकमात्र जनपद जिसकी जनसंख्या आपका 15 लाख से जो है ज़्यादा है, ठीक है, 18,90,422। इसके बाद दो हैं आपके 16 वाले, तो आपने कितना ध्यान रखना है, 1696, 1648, इतना ही याद रखना है। फिर इसके बाद आपका नैनीताल है, नैनीताल 9 से नैनीताल 9 से 9 लाख, तो 9,54,000, 9.5 के आसपास इसकी है। इसके बाद पॉलिटी जो है, ठीक है, पॉलिटी को देखते आपने क्या कहा था, छी छी, क्या पॉलिटी है, तो छी छी यानी कि सबका 6 87, 622, 618, ये पॉलिटी वाले का हो गया। तो इतनी तो मैंने ही याद करा दी। इसके बाद आपका पिथौरागढ़ आता है, तो इसकी जनसंख्या एकमात्र है जिसकी 5 लाख के आसपास है, तो 483 पिथौरागढ़ की। फिर आपका चमोली और उत्तरकाशी आते हैं, तो 3 इनकी है। और लास्ट के जो 3 हैं, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, इन तीनों की स्थापना एक साथ हुई है, सबने पढ़ा होगा, 1997 में स्थापना हुई है, ठीक है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत की। तो इन तीनों की जनसंख्या 222, लेकिन 259, 259, 242। अब इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि 259 890, 259 648, बस इतना आप ध्यान रखें और इसके लिए मैं ट्रिक दे दूंगा, ठीक है। तो ये टोटल जनसंख्या है। दूसरी चीज़ क्या देखनी है, देखो एक तो आपने देख लिया कि हरिद्वार के सापेक्ष हम 1890, 1696, 1648, इतना याद रखो। ये 3 जनपद जो हैं ऐसे जनपद हैं जिनकी जनसंख्या आपका 10 लाख से अधिक है, दिखाई दे रहा होगा, इसकी 9 है, इसका 6 है, लेकिन यहाँ ये 10 लाख से ऊपर वाले हैं, तो केवल 3 ही जनपद हैं। और दूसरा फैक्ट आप याद रखेंगे कि यही 3 जनपद हैं जिसमें आपका इतना ज़्यादा है, 18, 16, 16, तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 49 50, यानी कि 51% के आसपास जनसंख्या यहीं पे निवास कर रही है। तो आप लोग कह सकते हैं राज्य की आधी से अधिक जनसंख्या 51 दशमलव समथिंग या 52% के आसपास वो केवल इन 3 जनपदों में ही निवास करते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरी बात, प्रतिशतता की बात की जाएगी तो भैया जितनी जनसंख्या होगी ना उतना ही ज़्यादा परसेंटेज भी होगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, याद रहेगा हमेशा, जैसे यहाँ 1890 है, तो यहाँ देखो 18 तो वैसा ही है, लेकिन जो पॉइंट के बाद है ये थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ देखो 1696, तो 16 लेकिन 96 से कम 82, 1648 तो 16 वैसा ही है लेकिन 48 से थोड़ा कम 35, 954 है, तो यहाँ देखो 9 वैसा ही है लेकिन उससे थोड़ा कम 46। तो आपका जो इसका प्रतिशत होगा किसी भी जनसंख्या का, वो उसके सापेक्ष ही होता है, थोड़ा सा अंतर होगा, हल्का सा कम दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करके परसेंटेज भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन, जितना जिसकी जनसंख्या अधिक है उसका परसेंटेज अधिक, जिसकी जनसंख्या कम है उसका परसेंटेज कम। अब हम नीचे से बात कर लेते हैं, देखो सबसे कम वालों को कैसे याद रखें। तो यहाँ पे देखें रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, ऐसे करके चल रहा है। अब आप लोग ध्यान कैसे रखेंगे इसके लिए एक ट्रिक देता हूँ। देखो भैया रुतबा, रुतबा किसका होता है, रुतबा हमेशा लोगों का होता है, पेड़ पौधों का नहीं होगा ना, हवा पानी मिट्टी का नहीं, रुतबा होता है जनसंख्या का। तो आप लोग रुतबा को याद रखें किससे, रुचबा से। रुजबा, रुजबा कहते ही आपने ध्यान रखना है कि भैया रुजबा किसका होता है, जनसंख्या का होता है। तो जनसंख्या में सबसे अधिक तो एचडी यूनिवर्सिटी की पॉलिटी है पिछुआज, अब 12 डिस्ट्रिक्ट याद करा दिए मैंने, एक ही बचा। लेकिन सबसे कम से देखेंगे तो रुजबा, रुजबा किसका, तो रुजबा में आप लोग ऐसे याद रखेंगे, रुजबा उत्तर का, रुजबा उत्तर का। तो रू से रुद्रप्रयाग, चौ से चंपावत, ब से बागेश्वर और उत्तर से उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, ठीक है। तो रुजबा उत्तर का, ऐसे करके आप लोग सबसे कम जनसंख्या बढ़ते हुए क्रम में याद रख सकते हैं। और कितनी है मैंने बता दिया, इन्हीं के सापेक्ष इनका परसेंटेज भी होगा। देखो 242 है तो यहाँ 2.40, 259 है तो 257, 259 है 258, तो ऐसे करके आपका यहाँ पे जनसंख्या भी याद रखी जा सकती है, ठीक है। तो ये था आपका टोटल 12 के बाद 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट जिनकी हमने जनसंख्या भी देखी, उनका परसेंटेज भी देख लिया और किन किन का याद रखना है उनको हमने देख लिया। अब हम देखते हैं डेटा इससे रिलेटेड। तो देखो पहला फैक्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, अभी हमने पढ़ा एचडी यूनिवर्सिटी, बार बार मैं बोलूँगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ वीडियो खत्म होने तक छप जाएगा आपके दिमाग में, ठीक। हरिद्वार
1890, ठीक है 1890 एकमात्र है जिसकी 15 लाख से ज़्यादा है। सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग 242, अभी हमने पढ़ा रुचबा उत्तर का, ठीक। राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले केवल 3 हम बात कर चुके हैं, HD यूनिवर्सिटी में से, HDUN, इनमें से केवल ये 3, इनकी जनसंख्या आपका 10 लाख से अधिक है। 18 लाख, 16 लाख, 16 लाख, ठीक है। तो 96, 1648 और यहाँ पे तुम्हारा 1890। इसके बाद हम देखते हैं, देखो राज्य में आधे से अधिक जनसंख्या लगभग 51.91% केवल इन्हीं 3 जिलों में निवास करते हैं, ये भी हमने बता दिया। आगे देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले घटते क्रम में देखने। तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी, अभी हमने देख लिया भैया HD यूनिवर्सिटी की पॉलिटी में, पिछुआज बस खत्म हो गया ना। तो HD यूनिवर्सिटी यूनियन की सिटी की पॉलिटी में आगे कोई पता है आपको कि कौन कौन से होंगे इसके बाद, ठीक है। अल्मोड़ा, टिहरी आ जाएंगे तो आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद देखो सबसे कम जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले, तो हमने नीचे से पढ़ा कि रुतबा किसका होगा जनसंख्या का, तो रुचबा उत्तर का। तो रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी, इसके बाद चमोली। पता ही है आपको, हमने आपने तो कहाँ तक पढ़ा है पॉलिटी में, पिच उवाच तक, ठीक है, यानी कि यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, ऊपर से नीचे से दोनों साइड से, तो ये भी बना सकते हो। अब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। तो मैंने कहा 60 टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। पहला जनसंख्या था, खत्म हो गया, इससे ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं है, बस इतना सा याद कर लो, फिनिश है। दूसरा टॉपिक देखो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या। 2 चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। देखो एक तो जनसंख्या, दूसरा लिंग। ये जनसंख्या किसकी, शिशु की। एक तो शिशु यानी कि छोटे बच्चे हैं भैया, इनके साथ क्या भेदभाव करें, क्या तेरा शिशु क्या मेरा शिशु, तो क्या तेरा क्या मेरा, ये याद रखना है, क्या तेरा क्या मेरा। और दूसरा लिंग यानी कि महिला और पुरुष, महिला पुरुष में भी भेदभाव नहीं करना है, क्या तेरा क्या मेरा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो तेरा मेरा का क्या अर्थ है, तेरा मेरा का अर्थ है 13, तो 13 वाली संख्या इन दोनों में आएगी, शिशु वाले में और लिंग वाले में, ठीक। तो पहले शिशु वाले का देखते हैं। देखो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या देख रहे हैं, यानी कि शिशुओं को देख रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल संख्या कितनी है शिशुओं की, 13,55,814, 13 आया। अब 13,55 अगर आपका टोटल संख्या है तो इसका प्रतिशत 13.55 से थोड़ा कम, देखो कितना 13.44, तो 13.44% शिशु हैं। क्या तेरा क्या मेरा, शिशु तो सबका समान होते हैं, है ना। तो 13.44%। अगर आपको परसेंटेज याद रह जाता है तो आप पॉपुलेशन बना सकते हैं 13 लाख इस, और 44 से थोड़ा ज़्यादा ही होगी, 50, 55 ऐसे ऐसे करके आप अनुमान लगा के जा सकते हैं, ठीक है। इनमें से अगर हम बालक बालिका की बात करें तो यहाँ भी वही होगा, टोटल 13 लाख हैं, तो देखो 50-50 तो हो नहीं सकता, तो थोड़ा सा 49-51 का अंतर होता है, तो 13 का आप आधा आधा करें, 6.5 तो इसके बाद आप लोगों का बराबर नहीं है तो थोड़ा अंतर कर देंगे, तो 7 और 6, ठीक है, 7 लाख 6 लाख, 7 6 13। तो यहाँ पे देखो 7,17,199 बालक हैं, 6,38,000 महिलाएं हैं, सॉरी ये बालिकाएं हैं, ठीक है, शिशु हैं ये सब, 0 से 6 आयु के, 0 से 6 वर्ष आयु के शिशु हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, बट जनसंख्या पूछी नहीं जाएगी, पॉपुलेशन का प्रतिशत पूछा जाता है तो ध्यान रखना कि 52.90% के आसपास बालक होंगे, 47.10% बालिकाएं। आगे आपने पढ़ लिया कि शिशुओं का प्रतिशत कितना है, 13.44, क्या तेरा क्या मेरा, ठीक है। लेकिन 2001 में कितना था, 16.02 था। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 2011 की जनगणना में पिछले वर्ष की अपेक्षा शिशु का जो जनसंख्या प्रतिशत है वो बड़ा है या घटा है करके, तो आप याद रखेंगे कि वो कमी हुई है उसमें, ठीक है। 16.2 से कितना पहुँचा है, 13.44। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि लगभग आप लोग 2.5 अंक की, 2.5 अंक की आपकी यहाँ पे कमी हुई है। आगे देखें 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात देख लेते हैं। तो इनका लिंगानुपात रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, 890 है। तो 0 से 6 आयु वर्ग यानी कि शिशु लिंगानुपात कितना है उत्तराखंड राज्य का, 890, जबकि 2001 में कितना था, अभी आपका 890 है, तो 2001 में आपका ज़्यादा था, यानी कि ये पीछे चले गया था, तो 908 बन गया था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, 919। तो ध्यान रखना राज्य का 890 और 2001 में था 908, राष्ट्रीय स्तर पर है 919। तो इसका अर्थ हुआ कि जो आपका राज्य है इसका शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर से कम है। आगे देखें सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है। आगे हम जिलेवार पूरी लिस्ट पढ़ेंगे लिंगानुपात में, तो वहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट का मैं दिखा दूंगा आपको, लेकिन अभी इतना याद रखें सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अल्मोड़ा में है, और वैसा वयस्क लिंगानुपात भी अल्मोड़ा का है, ठीक है, 1139 है, और शिशु लिंगानुपात 922। जबकि सबसे कम शिशु लिंगानुपात पिथौरागढ़ जनपद का है, जबकि आप वैसे लिंगानुपात में हरिद्वार देखेंगे सबसे कम में, बट शिशु लिंगानुपात में हरिद्वार नहीं है, पिथौरागढ़ है 816। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तीसरा टॉपिक देखते हैं दशकीय वृद्धि दर। तो हमने 7 टॉपिक पढ़ने हैं, 2 कंप्लीट कर चुके हैं, अब तीसरा देखेंगे दशकीय वृद्धि दर। तो देखिए दशकीय कहने का मतलब क्या है, 10 वर्ष, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका दिमाग में आ जाना चाहिए, 10 के मतलब 10 वर्ष। क्या समझना है आपने इससे, अभी हमने पढ़ा कि भैया
भारत में जनगणना की शुरुआत कभी 1872 में पहली जनगणना हुई। विधिवत शुरुआत यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होगी, ये परंपरा कब स्टार्ट हुई है? 1881 में हुई है। यही तो है, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना है वो 1881 से शुरू हुई है। और दशकीय वृद्धि दर कहने का मतलब क्या है कि 10 वर्ष में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो किस वर्ष से? 1881 से हुई, तो 18.81% ही है आपका क्या? दशकीय वृद्धि दर। ऐसे करके आप लोग रिलेट करें, बहुत ईजी है, ठीक है। तो 18.81% हो गया दशकीय वृद्धि दर, क्योंकि 10 साल में जनसंख्या जो करने की शुरुआत थी वो 1881 से हुई, तो 1881। दूसरा, दशकीय वृद्धि दर के मामले में उत्तराखंड का स्थान भी 18वां है, तो ये भी इसी से रिलेट हो गया, ठीक। लेकिन राष्ट्रीय औसत कितना है? 17.70% है। पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप लोग याद रख लें। आगे देखेंगे, विभिन्न दशकों में राज्य की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितना रहा। तो देखो, अलग अलग दशकों में, दशक कहने का मतलब 10 सालों का अंतर, 1941 से 51, आज़ादी के तुरंत बाद वाला, ठीक है। आज़ादी के बाद हमने जनगणना कराई तो हमने पूरा 10 वर्ष का गिना, तो आज़ादी के बाद वाला 12.67, फिर उसके बाद 22.57, धीरे धीरे बढ़ते गया है। तो यहाँ देखें 1971 से 81 में यहाँ पे आपका रहा 27.45, फिर रहा 24.23, 20.41, 18.81। ये आपका जो 1971 से 81 का दशक है, इस दशक में आपका वृद्धि दर सर्वाधिक रहा 27.45। इसके बाद लगातार घटा है, और इससे पहले भी आपका लगातार घटा था, ठीक है। तो यहाँ से आपका, तो यहाँ से यहाँ तक लगातार बढ़ा, इसके बाद 27.45 के बाद लगातार घटा है। तो आप कह सकते हैं कि 1971 से 81 का जो वर्ष था उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रहा, या दशकीय वृद्धि दर रहा। और दूसरा क्वेश्चन कि 1981 में ये जनसंख्या प्रकाशित हुई होगी, ये जनगणना, तो 1981 का जो वर्ष है वो एक ऐसा वर्ष हो गया जिससे पहले आपका लगातार बढ़ता था, इसके बाद आपका लगातार घटा है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया? आपका सीमा वर्ष हो गया। तो यही दो ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं इस टेबल से, ठीक है, कि सर्वाधिक कब रहा 1971 से 81 के दौरान, कितना रहा 27.45%, और सीमा वर्ष कौन सा होगा 1981। बस खत्म, डेटा देख लेते हैं। तो देखिए, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में पूर्व दशक की तुलना में कितनी कमी आई है? पूर्व दशक की तुलना में कमी कितनी आई है? 1.60% की, ठीक है। अभी हमने देखी ना टेबल कि लगातार 1971 से 81 के दौरान आपका 27.45 रहा, इसके बाद लगातार ही घटा है। तो इस दशक से इस दशक में कितनी कमी आई कह रहा है? 1.60। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसे रट लें, याद रख लें। 1.60% की कमी रही है पिछले दशक से इस दशक में। राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस वर्ष रहा? आपको पता है 1971 से 1981 के दौरान रहा, कितना रहा? 27.45 रहा। इंपॉर्टेंट है। तो इस आधार पर दशकीय वृद्धि दर के मामले में सीमा वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष जाना जाता है? तो सीमा वर्ष होगा 1981, क्योंकि 1981 में ये आंकड़ा प्रकाशित हुआ, 27.45% दशकीय वृद्धि दर रहा, इसके बाद लगातार घटा है, ठीक है। तो 1981 सीमा वर्ष। आगे बात कर लेंगे, जनपदवार दशकीय वृद्धि दर इस प्रकार है। अब प्रत्येक जनपद का दशकीय वृद्धि दर हम यहाँ पे देखेंगे, और उसको याद करने की ट्रिक भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला है उधम सिंह नगर, दशकीय वृद्धि दर 33.45, 2001 से 11 के दौरान। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि भैया परीक्षावाणी बुक में और मेरे डेटा में आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा। इस डेटा में नहीं, बल्कि इनके सीक्वेंस में डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि मैंने याद करने में जो सहूलियत हो उस प्रकार से लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसको आप लोग मैच कर लेंगे तो एक ही जैसा होगा। तो देखिए उधम सिंह नगर 33.45 2011 की जनगणना में, जबकि 1991 में कितना था? 33.60। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुई है? कमी हुई है। इस प्रकार दूसरे नंबर पे देहरादून 32.33, फिर 30.63 हरिद्वार, फिर नैनीताल है 25.13। अब यहाँ पर कैसे आप लोग याद रखेंगे? देखें, सबसे पहले मैं ट्रिक की बात कर लेता हूँ। तो अभी हमने पढ़ा था क्या? HD यूनिवर्सिटी, हमने ये पढ़ा। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। बात हो रही है जनपदवार दशकीय वृद्धि दर की। दशकीय कहने का मतलब 10 वर्ष, यानी कि दहाई की बात हो रही है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 1 से लेकर कक्षा 10 तक में, मैथ्स सब ने पढ़ी होती है, तो आपने पढ़ा होगा ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, इस प्रकार होता है। तो हम दहाई की बात करें तो क्वेश्चन नंबर पे दूसरे नंबर की बात हो रही है, दहाई मतलब दूसरे नंबर का अंक। अब आप देखिए HDUN हमारे पास एक, मैंने कहा रामबाण ट्रिक, ऐसे याद रख लेना। यहाँ पे इकाई का n होगा, दहाई पे कौन सा होगा? U। तो आप यहाँ से शुरुआत करेंगे, दहाई यानी कि दशकीय वृद्धि दर, तो 10 की कहते हैं आप U से शुरू करेंगे, HDUN याद रहना चाहिए। तो ये दहाई है, उधम सिंह नगर U, इसके बाद देहरादून, फिर हरिद्वार, फिर आएगा आपका नैनीताल, यानी कि क्या होगी ट्रिक? UDHN। देखो यहाँ पे जरा मैच करो, UDHN मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे ट्रिक बना सकते हैं। UD, आप जब पूछेंगे कि जैसे दशकीय वृद्धि दर में कौन से जनपद शीर्ष पर रहे, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जनपद बताओ, तो UDHN था चंपा का उत्तर,
HN था चंपाका उत्तर, चंपाका उत्तर, ये आपकी ट्रिक होगी। क्या मतलब हुआ, यू से उधम सिंह नगर, डी देहरादून, एच हरिद्वार, एन नैनीताल, UD HN था चंपाका यानी कि चंपावत, उत्तर यानी कि उत्तरकाशी। ये आप लोग ऊपर से नीचे को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, इतने से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी हम नीचे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन और बन सकता है, देखो क्या क्या समझना है जो बुक्स में नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए 33-45 और यहाँ पे 33-60, यानी कि पहले ज़्यादा थी उससे थोड़ी सी कम हुई है, तो इसमें क्या आई, कमी आई। लेकिन कितने अंक की कमी आई, केवल 0.15, लगभग इतने की कमी आई। वहीं अगर आप यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो 32-33 हुआ है, जबकि पहले कितना था 25-00, कितना अंक की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पे वृद्धि हुई है। ये 1991 का वर्ष है, यानी कि 2001 की जनगणना, ये 2011, तो इसमें कितना लगभग 7, ठीक है, 25, 5, 30, 32, लगभग 7 अंक की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ पे वृद्धि देखी गई। अन्य जनपदों में अगर हम देखें तो हम आपको क्लियर कर दूं भैया, केवल 2 ही जनपद ऐसे हैं जहाँ वृद्धि देखी गई, बाकी सब जनपदों में कमी हुई होगी पिछले वर्ष की अपेक्षा। तो देखो कौन सा है, पहला तो यही आ गया आपका। दूसरा देखो ये वाला 28 से कितना हुआ है 30, कितने अंक की, यहाँ पे 2 अंक लगभग, और यहाँ 7 अंक। तो आप कह सकते हैं सर्वाधिक वृद्धि कहाँ देखी आएगा, देहरादून में, पिछले दशक की अपेक्षा। सर्वाधिक कमी कहाँ देखी आएगा, सर्वाधिक सबसे कम वृद्धि कहाँ देखी आएगा, तो हरिद्वार में। और केवल 2 ही जनपद हैं जहाँ वृद्धि देखी गई है, ठीक है, एक देहरादून एक हरिद्वार, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा, बाकी जितने जनपद हैं सब में कमी आई है। अब यहाँ से बन सकता है कि सबसे ज़्यादा कमी कहाँ देखी और सबसे कम कमी कहाँ देखी गई, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक कमी कहाँ देखी गई, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, एक जनपद है टिहरी गढ़वाल, कितनी है यहाँ की 16.24 थी 2001 में, कितनी हो गई है 2.35, कितने अंक की गिरावट, 14 अंक की लगभग गिरावट, कितनी ज़्यादा कमी है। तो सर्वाधिक कमी कहाँ देखी आएगा, तो टिहरी गढ़वाल में। लेकिन इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर कर दूं जो कि कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा है, तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किसकी दिखाई दे रही है, पौड़ी गढ़वाल की, -1.41। उसके बाद दूसरे नंबर पे अल्मोड़ा -1.28, नेगेटिव में गई है यहाँ पे। तो सबसे कम दशक की वृद्धि दर किसकी है, पौड़ी गढ़वाल, दूसरे नंबर पे अल्मोड़ा। लेकिन पिछले दशक की अपेक्षा सबसे ज्यादा कमी कहाँ देखी गई आएगा, तब आप कहेंगे टिहरी गढ़वाल, क्योंकि यहाँ 14 अंक की गिरावट आई है। ठीक हो गया, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद उधम सिंह नगर, लेकिन सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर में पिछले पूर्व दशक की अपेक्षा वृद्धि हुई, वो आएगा आपका देहरादून, 7 अंक की। तो ये शायद डिफरेंस आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम डेटा की बात करते हैं। चलो यहाँ पे अगर हम देखें इससे रिलेटेड जो पॉइंट मैंने बनाए हैं, पहला देखो 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। सिंपल क्वेश्चन, अगर आप आयोग बनाना चाहेगा तो यही क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किसकी रही, तो आप लोग कहेंगे उधम सिंह नगर का रहा, कितना रहा 33.45% रहा, ठीक है। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तब आप कहेंगे पौड़ी गढ़वाल है, -1.41% रही। दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यातव्य है कि 1991 से 2001 के दौरान भी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला उधम सिंह नगर ही था। बिल्कुल था, हमने देखा अभी 33.60 थी इसकी, और यहाँ से घट के 33.45 हुई है। हालांकि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद उधम सिंह नगर है 33.45, लेकिन पूर्व दशक की अपेक्षा अगर हम देखें तो इसमें भी कमी हुई है, ठीक है, बट बहुत कम, 0.15 अंक की। आगे देखें 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले घटते क्रम में। अब घटते क्रम में देखने 5 जिले हमने, तो हमने सबसे ज़्यादा से लेके कम की ओर जाना पड़ेगा। तो हमें पता है भैया, हमने HD यूनिवर्सिटी पढ़ी थी, ठीक है, HDUN हमने पढ़ा था, लेकिन दहाई का अंक U है, तो यहाँ से शुरू किया, तो क्या हो गया हमारा U, फिर इसके बाद D, फिर इसके बाद H, फिर इसके बाद N, ठीक है। UDHN था चंपाका उत्तर, तो UDHN था चंपाका, फिर इसके बाद उत्तरकाशी। बहुत ही ईजी है। आगे देखें 2011 की अनुसार 2 जनपदों की दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे रही है। बिल्कुल पता है, हमें पता है किसकी, पॉलिटी। अगर हमने नीचे से ऊपर की ओर नहीं देखा ना, तो मैं आपको पहले एक ट्रिक बता देता हूँ। चलो आगे हम देख लेंगे इस वाले में। तो 0 से नीचे किसकी रही, केवल 2 जनपदों की, पौड़ी और अल्मोड़ा। पौड़ी का -1.41, अल्मोड़ा का -1.28 नेगेटिव में रही है। तो केवल 2 ही जनपद हैं। पूछा जा सकता है कितने जनपदों की वृद्धि दर 0 से नीचे रही, केवल 2। अगला देखें 2001 से 11 के दौरान सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में। अब सबसे कम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो इसके लिए आप लोगों ने ट्रिक याद रखनी है। देखो हमने कहा ना सबसे कम पौड़ी में था, फिर अल्मोड़ा में है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था
HD यूनिवर्सिटी की पॉलिटी में पिच हुआ। तो HD UN से तो हमने 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक वाला पढ़ लिया। यहाँ से शुरू करेंगे UDH और N। UDHN था चंपा का उत्तर, लेकिन सबसे कम वाला आएगा। तो इसके बाद जो HD यूनिवर्सिटी की पॉलिटी थी, अब पॉलिटी सबसे कम में चलेगी, यानी कि पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे सबसे कम अगर पूछा जाता है तो पॉलिटी बाग की पिच में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर या 10 की वृद्धि दर कहाँ रहा, किस क्षेत्र का रहा, तो पॉलिटी बाग की पिच में, पॉलिटी बाग की पिचों में। तो यहाँ तक आप लोग इतने जनपद इसमें कवर कर जाएंगे, तो बहुत आसान है याद रखना। ठीक है, तो पॉलिटी बाग की पिच में जो है सबसे कम 10 की वृद्धि दर रही, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से देखो 2001 से 11 के दौरान सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले पूछेगा तो पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ पिच में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 2001 से 11 के दौरान राज्य के केवल 2 जिलों में 10 की वृद्धि दर में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई। मैंने आपको बताया था ना, केवल 2 ही जिले हैं जहां पूर्व की अपेक्षा वृद्धि देखी गई। एक तो आपका देहरादून था, दूसरा हरिद्वार। हरिद्वार में कितना 28 से पहुंचा था 30, केवल 2 अंक की वृद्धि, और देहरादून में आपका 25 से पहुंचा है 32, यानी कि 7 अंक की वृद्धि। तो आपसे पूछा जाता है कि कितने जनपदों में पूर्व दशक की अपेक्षा वृद्धि देखी गई, तो केवल 2 जनपद। सर्वाधिक वृद्धि किसमें देखेगी, देहरादून में 7 अंक की, और सबसे कम वृद्धि किसमें देखेगी, हरिद्वार में 2 अंक की। इतना याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए 2001 से 11 के दौरान राज्य के 11 जिलों के 10 की वृद्धि दर में पूर्व वर्ष की अपेक्षा गिरावट दर्ज की गई है। बिल्कुल सही है भैया, 2 जनपदों में ही वृद्धि हुई है पूर्व दशक की अपेक्षा, तो बाकी जनपदों में गिरावट ही आई होगी। तो यहाँ से पूछी जा सकती है कि भैया सर्वाधिक गिरावट किसमें हुई। मैंने बताया आपको अभी अभी, सर्वाधिक गिरावट आपकी टिहरी में थी। ठीक है, पॉलिटी हमने पढ़ा, पौड़ी का आपका था -1.41, इसके बाद अल्मोड़ा का था -1.28, ये हमने पढ़ा, लेकिन इसके बाद टिहरी का था 2.35। अब टिहरी का 2.35 हुआ, लेकिन सर्वाधिक गिरावट क्यों कह रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे क्लियर किया है, सबसे कम पूछे तो इसी का होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट किस में आई है पूर्व दशक की अपेक्षा, तब आप देखेंगे कि जो पौड़ी टिहरी का था वो 16 दशमलव कुछ था, यहाँ से 14 अंक घटकर 2.35 आ गया। तो सर्वाधिक गिरावट 14 अंक की कहाँ होगी, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। बाकी दूसरे नंबर पे देखो सबसे कम गिरावट कहाँ देखी गई, उधम सिंह नगर में, क्योंकि हमने देखा उधम सिंह नगर का 3360 था, कितना हुआ है 3345, केवल 0.15 अंक की कमी। तो ये आपका याद रखना है, सारा डेटा आपने लिंक करते हुए चलना है। ठीक है, लास्ट देखें मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग अलग से एक पेज में लिखेंगे, शहरी और ग्रामीण वाला। ठीक है, तो देखो 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण आबादी में 10 की वृद्धि दर कितना रहा, ये रटना है भैया, इसकी कोई ट्रिक मैं नहीं दे रहा हूँ, 11.52%। तो 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण आबादी का 10 की वृद्धि दर 11.52, जबकि शहरी आबादी का रहा 39.94। 10 बार पढ़ो 10 बार लिखो, याद हो जाएगा, लेकिन रटना है। ठीक है, अब चौथे टॉपिक पे चलते हैं, कौन सा, जनघनत्व। तो चौथा आता है जनघनत्व। सबसे पहले समझें जनघनत्व क्या होता है। तो देखिए जनघनत्व कहने का मतलब है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, कहीं भी आप लोग देखो, किसी राज्य का देखो, अपने गांव का देख लो, देश का देखो, कहीं का भी देखो, 1 वर्ग किलोमीटर आपने क्षेत्रफल नापा, उस क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या जो होगी, औसत संख्या, उसी को हम जनघनत्व कह देते हैं। तो देखिए भैया कहीं पे कौन सी जनसंख्या निवास कर रही है, कौन सी प्रजाति है, कब से निवास कर रही है, कितने साल हो गए, कैसे पता चलता है, हम उसका DNA परीक्षण कर लेंगे तो बहुत आसान तरीका, हमें सब पता चल जाएगा। ठीक है, किसी की भी जन्म कुंडली निकल जाएगी। तो ये DNA आपके लिए यहाँ ट्रिक होने वाला है, क्यों होने वाला है वो हम देखेंगे आगे। पहले हम देखते हैं, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है, 189 है, जबकि 2001 में 159 था। अर्थात कितने अंक की वृद्धि हुई है, यहाँ पर 30 अंक की वृद्धि हुई है। तो कह सकते हैं कि भैया जनघनत्व कब बढ़ेगा, जब जनसंख्या बढ़ेगी, तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, इसीलिए जनघनत्व 30 अंक बढ़कर 189 पहुंच गया। तो इसी पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे तो कहना ही नहीं है भैया, 382 है जनघनत्व। अब देख लेते हैं विभिन्न वर्षों में जनघनत्व। यहाँ से आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये सिर्फ मैंने ये दिखाने के लिए किया है कि आपका लगातार ही जनसंख्या बढ़ी है। देखो 1951 में आज़ादी के तुरंत बाद था 53, फिर 69 हुआ, 86 हुआ, 90 हुआ, इसके बाद 1991 में 133 हो गया, फिर 2001 में 159 था, 30 अंक बढ़कर अब यहाँ पे 189 हो गया। अब 2021 में न जाने कितना पहुंचा है। तो देखिए जनघनत्व लगातार बढ़ रहा है, अर्थात जनसंख्या लगातार वृद्धि किए जा रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक, और देश के राज्यों में जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड का स्थान देखें तो यह है आपका 25वां स्थान। ठीक, अभी भी अर्थात आप कह सकते हैं जैसे दिल्ली जो क्षेत्र है ना, उसका जनघनत्व आपका लगभग 11,000 है,
11,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, लेकिन उत्तराखंड का 189 है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं पहाड़ी राज्य है और इसमें बहुत से ज़िले ऐसे हैं जिनमें उच्च हिमालयी क्षेत्र पड़ते हैं जहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती है, तो इसीलिए यहाँ की पॉपुलेशन जो है अपने आप में कम है, तो इसी कारण ये 25वें स्थान पर आता है अभी भी। अब हम देखते हैं राज्य का जिलेवार जनघनत्व प्रत्येक जनपद का, तो यहाँ से आपको चाहिए होगी ट्रिक भैया जनघनत्व की। तो क्या ट्रिक होगी, अभी मैंने कहा डीएनए वाला काम आएगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रख लेना भैया, एक शब्द लिखो और उसको बार बार बोलते जाना। क्या करोगे, हमने कहा एचडी यूनिवर्सिटी, यही बोला था। एचडी यूनिवर्सिटी से हमने जनसंख्या पढ़ी, इसी से हमने 10 की वृद्धि दर भी पढ़ लिया, अब इसी से हम जनघनत्व पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें क्या बदलाव होगा, देखो जनघनत्व में, जनघनत्व किस क्षेत्र का ज़्यादा होगा, शहरी क्षेत्रों का। पहाड़ का तो ज़्यादा होगा नहीं, पहाड़ी क्षेत्र में तो ऊंचे पहाड़ होते हैं, वहाँ रहना थोड़ा कठिन होता है, आप लोग जानते हैं। तो इन चारों में शहरी जनपद कौन से हैं, मैदानी, और ग्रामीण कौन से हैं, सॉरी ये पहाड़ी कौन से हैं, आप लोग जानते हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। केवल यही दोनों आपके कैसे हैं, ये पूरी तरीके से नगरीय हैं। पूरे उत्तराखंड के 13 जनपदों में केवल 2 ही जनपद हमारे पास नगरीय हैं, मैदानी हैं, बाकी सब पहाड़ी हैं। तो इसमें देहरादून और नैनीताल क्या होंगे, पहाड़ी, तो इनका कम होगा, इनका ज़्यादा। तो सबसे पहले आप एच और यू को ही उठा लो, ये तो हो गया एच यू, ठीक है, हरिद्वार और उधम सिंह, यानी कि हरि ने उधम मचाया। इसके बाद बचे क्या, डी और एन, और मैंने कहा कि डीएनए से पता चलेगा। तो आपने एच और यू को उठा लेना है अलग, क्योंकि ये हमारे राज्य के 13 जिलों में से केवल 2 ही जिले हैं जो कि मैदानी हैं, तो इनमें तो जनघनत्व तो ज़्यादा होगा ही होगा, श्योर हो जाना है। इसके बाद आपने उठा लेना है डीएनए, तो बन गया क्या, हुडना। तो हुडना टीच करो, हुडना टीच करो, पर इतना याद रखना है कि हुडना टीच करो जनघनत्व के लिए, हुडना टीच। या फिर हरि उधम का डीएनए टेस्ट करो, डीएनए टेस्ट, ठीक है, हरि उधम का डीएनए टेस्ट करो जनघनत्व जानने के लिए। तो इतना आप याद रखो, चाहे कुछ भी कहो, हुडना टीच करो या फिर हरि उधम का डीएनए टेस्ट करो, ठीक है। तो यहाँ से कैसे बनेगा, देखो एच यू से हो गया हरिद्वार उधम सिंह नगर, सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार का है 801, उधम सिंह नगर 649। इसके बाद डीएनए यानी कि देहरादून नैनीताल अल्मोड़ा, इतना याद रख लोगे तो भैया आराम से बन जाएगा कोई भी क्वेश्चन। तो देहरादून का 549, नैनीताल का 225 और अल्मोड़ा का 198 आपका जनघनत्व है। टिच यानी कि टिहरी और चंपावत, यहाँ से चंपावत वाला आ जाएगा। सबसे कम की अगर बात की जाए तो ये ट्रिक आपने लिख ली होगी। सबसे कम की अगर हम बात करें तो सबसे कम किसका होगा, देखो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। क्यों मैं सीधे बता रहा हूँ, उत्तराखंड का मैप देखा हुआ है ना, मैंने बहुत से वीडियो में पढ़ाया भी होगा। यहाँ पे आपका उत्तरकाशी है, यहाँ पे आपका बड़ा सा चमोली और यहाँ पे आपका पिथौरागढ़। तीनों जनपदों की स्थापना एक साथ हुई 24 फरवरी 1960 को, और तीनों जनपद जो हैं आपके सीमावर्ती हैं, यानी कि सीमा पे लगे हैं। तो उत्तरकाशी पहला है, दूसरा है आपका चमोली, तीसरा है पिथौरागढ़। यहाँ भी देखो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, सीक्वेंस वाइज इनका जनघनत्व बढ़ता गया है, ठीक है। इसका है 41, इसका फिर 49, इसका है 68, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 41, 49, 68। इसके बाद आपका आएगा बागेश्वर, रुद्रप्रयाग का। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे याद रखेंगे, उत्तर की चमेली पिथौबाग में, ठीक है, उत्तर की चमेली पिथौबाग में जनघनत्व में सबसे कम है। तो ये ऐसे करके भी याद रख सकते हैं, नहीं तो सीक्वेंस वाइज पढ़ने में बड़ा आसान है, आप मैप देख के याद कर पाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड डेटा। तो देखो क्या पूछा है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला अभी आपने देखा हरिद्वार, 801 जनघनत्व है। ट्रिक क्या थी, हुडना टीच करो, ठीक है। सबसे कम जनघनत्व उत्तरकाशी, आपने पढ़ा तीनों सीमावर्ती जिले, उत्तरकाशी, फिर उसके बाद चमोली, फिर पिथौरागढ़। मैप देखो, मैप को रट डालो, ठीक है। तीसरा देखें, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले घटते क्रम में, पता है आपको, हुडना टीच करो, तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी, ठीक है, चमोली, सॉरी चंपावत, ये सब आपका आ जाएगा। तो हरिद्वार 801, उधम सिंह नगर 649, देहरादून 549 और नैनीताल का 225, इसके बाद अल्मोड़ा का 198, आपको पता है। आगे चलते हैं, सबसे कम जनघनत्व वाले 4 जिले, तो सबसे कम यानी कि सबसे ऊपर होगा सबसे कम वाला, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो ये बढ़ते क्रम में हुआ। तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ सीमावर्ती हैं, इसके बाद बागेश्वर, ठीक है। तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ आपने देखा होगा 41, 49, फिर 68, फिर उसके बाद 116, तो आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखें, पूर्व दशक की अपेक्षा जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, हरिद्वार में। तो पूर्व दशक की अपेक्षा सबसे ज़्यादा वृद्धि हरिद्वार में देखी गई है, लगभग 200 अंक की, ठीक है। मैंने टेबल में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आप वैसे याद रखना, अगर आपसे बनता है क्वेश्चन ऐसा, तो पहले आपका इसका 600 के आसपास था, 599 के आसपास, अब 600 से 200 बढ़कर 801 हो गया है, तो ये आपका 200 अंक की वृद्धि लगभग। सबसे कम वृद्धि अल्मोड़ा में देखने को मिली है, -3 की, ऋणात्मक रही।
तो चौथा टॉपिक भी आपका जनघनत्व वाला समाप्त हुआ। अब हम पांचवें टॉपिक की बात करेंगे, लिंग अनुपात। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, शिशु और लिंग तेरा मेरा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, यानी कि भेदभाव करोगे तो भैया नुकसान हो जाएगा। तो तेरा मेरा, तेरा मैंने वहाँ तो क्यों कहा था, क्योंकि शिशुओं की जो जनसंख्या थी ये टोटल उत्तराखंड की जनसंख्या का 13.44% थी, यानी कि 13,55,000 समथिंग। अब यहाँ पे मैंने तेरा मेरा क्यों कहा लिंगानुपात में, क्योंकि लिंगानुपात के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, ये 13वां है, इसीलिए कहा था तेरा मेरा, ठीक है। जनसंख्या से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, क्योंकि जनसंख्या हम यहाँ पे देख ही नहीं सकते। कारण आप समझेंगे जब लिंगानुपात की परिभाषा पढ़ेंगे। लिंगानुपात होता क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी कि 1000 पुरुष हैं, इन 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कुल संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। जैसे उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है, 963, रट लो, पूछा जाता है। अर्थात टोटल 1000 पुरुषों के लिए कितनी स्त्रियां यहाँ अवेलेबल हैं, 963, ठीक है। बट अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड राज्य में आपके 7 जिले कम से कम ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, अर्थात वहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। तो अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो वहाँ जा सकते हैं। कौन से जनपद है हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए राज्य का लिंगानुपात 963 है, जबकि 2001 के समय कितना था, 962। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है 2001 से 2011 में, यानी कि एक दशक में लिंगानुपात में कितने अंक की बढ़ोतरी हुई या फिर कितने अंक का अंतर आया, तो केवल 1 अंक की आपकी बढ़ोतरी यहाँ पे देखी गई है, 962 से 963 हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय औसत कितना है, 943, हमसे काफ़ी कम है, इसका मतलब हम आगे हैं। इसलिए मैंने कहा था पहाड़ी जनपद है तो काफ़ी ठीक ठाक स्थिति में है। लिंगानुपात के मामले में उत्तराखंड का स्थान 13वां, तेरा मेरा लिंग। राज्य के 13 जिलों का वयस्क और शिशु लिंगानुपात जो है उसको निम्नलिखित चार्ट में देखो लिखा है। तो हम देख लेते हैं चार्ट में, जैसा कि मैं बात कर रहा था। अब यहाँ फिर ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि जनपद आ गए फिर से, और हमारे पास तो ट्रिक के नाम पर एक रामबाण युक्ति है, HD यूनिवर्सिटी, तो उसी के साथ हम यहाँ भी जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो लिंगानुपात सबसे अधिक किसका है, ये है आपका अल्मोड़ा का, कितना, 1139, याद रखोगे, बार बार पढ़ोगे देखोगे वीडियो को तो रट जाएगा। दूसरा रुद्रप्रयाग 1114, फिर पौड़ी 1103, फिर आपका बागेश्वर 1090, टिहरी 1078, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलें तो लगातार देखते जाएंगे, पिथौरागढ़ 1020, चमोली 1019, ये आपके कितने जनपद हो गए, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 जनपदों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, दिखाई दे रहा है ना। सर्वाधिक किसका है, अल्मोड़ा का। तो यहाँ जा सकते हो भैया, ठीक है, जिनको दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रति 1000 पुरुषों के लिए 1139 लड़कियाँ अवेलेबल हैं, अर्थात 139 एक्स्ट्रा महिलाएं यहाँ पर हैं। तो यहाँ का लिंगानुपात सर्वाधिक है। और शिशु लिंगानुपात के मामले में भी आपका अल्मोड़ा ही सबसे ऊपर है, हमने पढ़ा था 922, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे रुद्रप्रयाग ही है, तीसरे नंबर पे पौड़ी है, चौथे नंबर पे बागेश्वर है और 5वें पे टिहरी है। इतना तो आप याद रखेंगे ट्रिक के साथ। लेकिन जो 6वें नंबर का था पिथौरागढ़, ये आपका शिशु लिंगानुपात में सबसे कम था, यानी कि यहाँ का 816 है, इतना हरिद्वार का भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रिक के साथ मैं जाऊँगा, तो देखिए ट्रिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग उसे वैसा का वैसा ही नोट करेंगे, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक लिंगानुपात, तो आप कहेंगे देखो लिंगानुपात यानी कि महिला पुरुष के भेदभाव के लेवल पे आप लोग किसी का मजाक बना रहे थे, तो आप लोगों को भारी पड़ गया। तो मैंने कहा आपसे, और पौबा करो टिपी चमेली के लिंग में, ठीक है। ये लिंग में अर्थात लिंगानुपात हो गया। आप लिंगानुपात के आधार पर किसी से भेदभाव कर रहे थे, मजे ले रहे थे, तो आपको सजा होगी। तो मैंने कहा कि भैया और पौबा करो टीपी चमोली के लिंग में, और पौबा करो टीपी चमोली के लिंग में, बार बार का। तो आप 10 बार कहोगे तो याद हो जाएगा, 7 के 7 जनपद कवर। देखो औ से हो गया अल्मोड़ा, रू से हो गया रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, करो को छोड़ दो, इससे कुछ नहीं है, टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली, ठीक है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 जनपद कवर हो जाते हैं यहाँ पे, 7 के 7 लिंगानुपात वाले, जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ठीक। बाकी सबसे कम की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो सबसे कम में क्या होगा, सबसे कम देखो हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, चंपावत। अब यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, तो हमने HDUN पढ़ा है ना भैया, HDUN। तो HDUN जनसंख्या के मामले में ज़्यादा है, 10 की वृद्धि दर में आपने देखा कि इसमें इसका रोल है। लेकिन जब लिंगानुपात की बात करते हैं तो शहरी मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ लिंगानुपात कम है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे HDUN बिल्कुल वही सीक्वेंस है, हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल, सेम है कि नहीं है। तो आप लोग ये याद रखेंगे कि HDUN जो आपकी HD यूनिवर्सिटी थी, जनसंख्या वहाँ सर्वाधिक है लेकिन लिंगानुपात वहाँ सबसे कम है।
बिल्कुल सेम सीक्वेंस है, कोई अंतर नहीं कर रहे हैं। तो HDUN के उत्तर में चंपा का लिंग, ऐसे ध्यान रखेंगे, HDUN के उत्तर में चंपा का लिंग। खत्म हो गया। हरिद्वार 880, देहरादून 902, तो उधमसिंह नगर 920, नैनीताल 934, उत्तरकाशी 958 और चंपावत 980। ठीक, अब देखो यहाँ से अन्य क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है, सबसे कम किसका है, इन सबको हम डेटा के आधार पर देखेंगे। तो चलिए, राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अभी आपने देखा अल्मोड़ा 1139 और सबसे कम वाला हरिद्वार 880। लेकिन यहीं पर अगर आपका शिशु पूछा जाता है तो शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक अल्मोड़ा का 922 और सबसे कम होगा आपका पिथौरागढ़ का 816। ठीक है, हरिद्वार का सबसे कम शिशु लिंगानुपात नहीं है, केवल वयस्क लिंगानुपात है, तो इतना याद रखेंगे। आगे चलें, राज्य के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में, अभी मैंने बताया ना, और पवा करो टीपी चमोली के लिंग में, ठीक हुआ तुम्हारे साथ, और रू पौ आगे बागेश्वर होगा, फिर उसके बाद टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता ही है, लेकिन अंक याद रखेंगे, 1139, 1114, 1103, 1090, फिर उसके बाद 1090 के बाद 1078, 1019, सॉरी 1020, 1019, ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, राज्य के सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले पता है, HD यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल। क्लियर है, 880, 902, 920, 934। धातव्य है कि केवल यही 4 जिले ऐसे हैं जो लिंगानुपात में राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत, राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 था, इससे कम वाले यानी कि 940 से कम वाले केवल यही 4 जिले हैं। तो 4 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। इसका मतलब आपका कितने जिले, ये 9 जिले कैसे होंगे जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत यानी कि 943 से अधिक होगा। इन 9 में से भी 7 ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ठीक है, अब टोटल 13 जिलों में से आपने देखना है कि राज्य के 7 जिलों के लिंगानुपात में पूर्व की अपेक्षा हुई है भैया वृद्धि, जबकि 6 ऐसे हैं जिनमें कमी आई है पूर्व दशक की अपेक्षा। तो आप लोग चार्ट को देखें, अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे पूर्व दशक की अपेक्षा 7 जिलों में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है ये पूछा जाएगा। तो पूर्व दशक की अपेक्षा लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई है, टिहरी और नैनीताल में। जबकि सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर देखी गई है, चंपावत में। मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। देखो चंपावत का मैं क्लियर कर दूँ, देखो चंपावत है 980 और यहाँ पे आपका पहले था 1021। 2011 का जो आंकड़ा देख रहे हैं हम, उसमें अभी वर्तमान में चंपावत का लिंगानुपात 980 है, जबकि 2011 के टाइम पे, सॉरी 2001 के टाइम पे कितना था, 1021। तो यहाँ से कितना ज़्यादा कम हो गया आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा 980 में आप लोग कहेंगे कि लगभग 40-41 अंक की यहाँ पे गिरावट आ गई है, देखने को मिल रहा है। तो इतना ज़्यादा गिरावट कैसे आ सकती है, इन कारणों को आप लोग खोज सकते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान रखना सबसे ज़्यादा गिरावट चंपावत में देखी गई है और सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ देखी गई है, ये आपका टिहरी और नैनीताल में। यहाँ देख रहे होंगे ये जो आपका 1078 है अभी है, 1049 था पहले, तो 1049 से सीधे 1080 पहुँचने वाला है, यानी कि लगभग 28 अंक की, 29 अंक की यहाँ पे बढ़ोतरी आपको दिख रही है। तो इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग सबका देखें कि वो 7 जनपद कौन से हैं जिनमें वृद्धि हुई है और 6 जनपद कौन से जिनमें कमी हुई है, उनको आप लोग इस टेबल से सर्च करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखें, राज्य के कुल 13 जिलों में से 7 जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ट्रिक बताई है ना, और पौवा करो टीपी चमोली के लिंग में, और लिंगानुपात भी बता दिया मैंने 1139। ठीक है, 1114, 1103, 1090, 1078, 1020, 1019 बता दिया पूरा। तो आप लोग भी ऐसे ही याद रख लो भैया। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रामीण शहरी वाला आप अलग पेज बनाएं उसमें लिखते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 है, शहरी क्षेत्र में 884। अभी हमने देखा था ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जनघनत्व, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 10 की वृद्धि दर, ये सब हम देख चुके हैं। अब लिंगानुपात भी देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक देखें, साक्षरता। तो कौन से नंबर का, 6ठे नंबर का आ गया, इसके बाद समाप्त हो जाएगा 7वें में। ठीक है, 7 ही टॉपिक हैं। तो देखिए साक्षरता क्या है, साक्षरता यानी कि पढ़े लिखे होना, पता ही है। उत्तराखंड की औसत साक्षरता रट देनी है 78.82, 78.82। अब एक कमाल की चीज़ मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें एक चीज़ सीख लें। औसत जो साक्षरता है, चाहे आप उत्तराखंड की टोटल माने, चाहे आप उत्तराखंड के किसी जनजाति की माने, SC ST OBC किसी की भी माने, आप लोग देखेंगे कि जो औसत साक्षरता है इसमें महिला और पुरुष की साक्षरता हमने अलग अलग देखनी है। और यह देखा गया अधिकांशतः है जो पुरुषों की साक्षरता होगी वो इससे कम से कम 8 से 10, ठीक है, कम से कम 8 या 10 अंक ज़्यादा होगी पुरुष साक्षरता, और महिला साक्षरता 8 या 10 अंक कम होगी। भाई इतना ध्यान रखना है, -8 +8 या फिर -10 +10 आप ऐसे जा सकते हैं। 78, 10, 88। तो यहाँ पे कितनी है,
87.40 देखो है नहीं, लगभग लगभग उसके आसपास। ऐसे महिलाओं का 78 में से 10 कम, यानी कि 68, 68 यानी 70 यहाँ पे है, तो 8 कम है। तो 8 से 10 अंक की कमी या फिर वृद्धि यहाँ पे देखी जाती है। पुरुषों में ज़्यादा होगी और महिलाओं में औसत से 8 या 10 अंक कम। भाई इतना आप लोगों ने याद में रखना है, ठीक है। तो औसत साक्षरता 78.82 है। राष्ट्रीय स्तर पर 73 है केवल, तो राष्ट्रीय स्तर की साक्षरता बहुत कम है, अपने राज्य की बहुत आगे है। और इवन मैं आप लोगों को बता दूं, उत्तराखंड राज्य का कोई भी जनपद ऐसा नहीं है जिसकी साक्षरता दर आपका 73 से नीचे है। सबसे कम साक्षरता कहाँ होगी, सब जानते हैं, उधम सिंह नगर में होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे हरिद्वार आ जाएगा। तो उधम सिंह नगर की भी साक्षरता दर जो है 73.10% है। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन बनता है कि राज्य के कितने जिले ऐसे हैं जिनकी साक्षरता जो है राष्ट्रीय औसत से कम है, तो आप लोग बिल्कुल धड़ल्ले से सीना उठा के सर ऊंचा करके लिखेंगे 0, ठीक है। तो देखिए डेटा पढ़ लेते हैं। पुरुष साक्षरता याद रखनी है भैया 87.40, महिला साक्षरता 70%। औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान है आपका साक्षरता 17, साक्षरता 17, साक्षरता 17, 100 बार को याद हो जाएगा, साक्षरता 17वां स्थान। इसमें से महिला पुरुष की बात करें तो महिलाओं का आपका 20वां स्थान आएगा लगभग लगभग, क्योंकि महिलाओं ने कम अभी शिक्षा हासिल की है, जबकि पुरुष की साक्षरता के आधार पर 13वें स्थान पर है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, 17 में से 3 जोड़ो 17 में 20 हो जाता है, लगभग 3 4, ऐसे 3 4 घटाओ तो लगभग 13 के आसपास आ जाता है, 13 14, तो लगभग लगभग वैसा ही है यहाँ भी, ठीक है। राज्य की औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष के दौरान हुई, इसकी मैंने टेबल यहाँ पे नहीं डाली, क्योंकि मुझे पता है कि उस टेबल का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। तो आप केवल याद रख लें एक पॉइंट जो यहाँ से पूछा जा सकता है कि औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष देखी गई थी, 1961 से 71 के दौरान। आपको पता है ना कि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तब यहाँ पे महिला शिक्षा तो बिल्कुल सोचा भी नहीं जाता था, पुरुषों को भी शिक्षा नहीं दी जाती थी, महिला तो वो दूर की बात है। तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ होगा, महिलाओं ने भी स्कूल जाना शुरू किया होगा, साक्षरता बड़ी होगी, साक्षरता दर बड़ी होगी। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता किस वर्ष देखने को मिलेगी, आज़ादी के कुछ सालों बाद, क्योंकि स्टेबल होने में टाइम लगा। तो 1961 से 71 के दौरान सर्वाधिक आपको साक्षरता दर में वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। राज्य की औसत साक्षरता में पूर्व वर्ष 2001 की अपेक्षा वृद्धि कितनी हुई है, 7.20%। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब आयोग गूढ़ प्रश्न बनाना चाहेगा तो इस प्रकार के प्रश्न बना सकता है। तो याद रखें, औसत साक्षरता में पहले वर्ष की अपेक्षा जो 2001 था, 2011 में कितनी वृद्धि हुई, 7.20%। साक्षरता 7, साक्षरता 17, सब रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ भी 61 71, तो साक्षरता यानी कि 17%, साक्षरता यानी कि 7.20% की वृद्धि। महिला साक्षरता में 10.4% की वृद्धि हुई है, जबकि पुरुष में इसका उल्टा 4.10% है। भाई इतना याद रख लो। आगे देखें, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग की है, आगे हम चार्ट में देखेंगे पूरा, जबकि सबसे कम पुरुष साक्षरता हरिद्वार की है। टोटल साक्षरता सर्वाधिक देहरादून की आपको पता ही होगा, ठीक है। सबसे कम उधम सिंह नगर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तब देहरादून नहीं है, रुद्रप्रयाग है। और सबसे कम अगर हम महिला साक्षरता की बात करते हैं ना, महिला साक्षरता, तो वो भी आपका उधम सिंह नगर या हरिद्वार जैसे जनपद नहीं है, वो आपका चौंकाने वाला है उत्तरकाशी। तो ये इस टाइप के फैक्ट पूछे जाते हैं, आगे सब कवर है भैया। सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून की है, ठीक है, ऑब्वियसली होनी चाहिए, लेकिन पुरुष भी यहाँ की होनी चाहिए थी, बट रुद्रप्रयाग का है। और सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी की है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक चौंकाने वाला मुद्दा है, पूछा भी है पहले एक क्वेश्चन, तो आप ध्यान में रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार हम साक्षरता दर देख लेते हैं विभिन्न जनपदों में। यहाँ पे जनपद है, इसके बाद साक्षरता, फिर पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, तो आपको याद रहेगा। अब देख लेते हैं जनपद को, जनपद आगे तो ट्रिक भी आएगी। देखो, देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, इनकी साक्षरता दर लगातार देखें आप लोग, बहुत अच्छी साक्षरता दर है। 84 25, फिर 83 88, 82 65, 82 25, फिर उसके बाद 82 02, 81 30, 80 47, 80 01, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी साक्षरता दर घटते क्रम में। अब हम ट्रिक की बात करते हैं अगर साक्षरता में, कि कैसे आप लोग याद रखेंगे। तो भैया बाघ याद रखें, बाघ, ठीक है। बाघ में आपका एक बाघ ऐसा है जो कॉमन है दोनों में, और एक जगह साक्षरता ज़्यादा है सर्वाधिक, एक जगह कम है। जबकि हमने तो एचडी यूनिवर्सिटी के बारे में ही सुना था अभी तक। अब इसी एचडी यूनिवर्सिटी में फिर हेर फेर करने का टाइम आ गया, फिर क्या कर सकते हैं। और तो देखिए, एचडी यूनिवर्सिटी में आप लोग ध्यान रखें कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर ये क्या हैं, ये शहरी जनपद हैं, मैदानी जिले हैं, तो इनमें साक्षरता आपको ऑब्वियसली कम दिखाई देगी। देहरादून हमारी राजधानी है, नैनीताल काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है, फेमस, तो इन दोनों में आपको साक्षरता अच्छी दिखाई देगी। तो फिर उठाओ इन्हें, तो पहले आ जाएगा आपका सीक्वेंस में डी, फिर आ जाएगा आपका एन, ये होगी, ठीक है। इसके बाद हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो बचे वो इसके बाद नहीं आएंगे, हरिद्वार और उधम सिंह नगर आपके सबसे लास्ट में आएंगे, यानी कि कम से ज़्यादा की ओर, ठीक है। तो ये सबसे
कम साक्षरता वाले और ये सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले। इसके बाद क्या आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है ट्रिक DNCP पौरुल बाग में, ठीक है। साक्षरता कहाँ ज़्यादा है कहा तो मैंने, आपने क्या कहा, DNCP पौरुल बाग में। DN से देहरादून और नैनीताल हो गए, C से आपका हो गया चमोली और P से हो गया पिथौरागढ़, ठीक है। DNCP, फिर पौ से हो गया आपका पौड़ी, रुद्रप्रयाग और लौ फिर आ गया तो अल यानी कि अल्मोड़ा। तो देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, इसके बाद पौड़ी, अल्मोड़ा और पौड़ी, ठीक है, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा। ये आपका पूरा है एक ट्रिक। तो आप लोग ट्रिक लिख लें, DNCP पौरुल बाग में साक्षरता सर्वाधिक है, सर्वाधिक साक्षरता DNCP पौरुल बाग में। सबसे कम पूछे तो सबसे कम आपका अभी हमने देखा ना, DN के बाद आपका U और H बचे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें कि HD यूनिवर्सिटी हमारी थी, हमने कहा कि D और N तो आपका निकल गया, अब बचे H और U। अब हमने इसे उल्टे साइड से देखना है, यानी कि कम से ज़्यादा की ओर। तो उल्टा देखना है तो हम UH कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, UH, देखो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, तो उल्टा चलेंगे 73 10 73 43। फिर UH के बाद क्या, UH ऊटी चंपा बाग में, ठीक है। UH ऊटी चंपा बाग में, मैंने कहा दोनों चीज़ें बाग में हो रही हैं। क्या, साक्षरता सर्वाधिक साक्षरता DNCP पौरुल बाग में, सबसे कम साक्षरता UH ऊटी चंपा बाग में, ठीक है। तो आपका जो UH है या उधम हरी का ऊटी चंपा बाग में यहाँ मचा हुआ है, इतना ध्यान रखना। यहाँ से संबंधित कुछ डेटा देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले, बहुत आसानी से लगा सकते हो आप लोग, क्या, DNCP पौरुल बाग में, DNCP पौरुल बाग में। आगे देखें, इनका ये भी याद रखना, हाँ, कितना परसेंट साक्षरता है। आगे देखें, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता, तो आपको पता है उधम मचा रखा है हरी ने ऊटी चंपा बाग में, यानी कि UH ऊटी चंपा बाग में, ठीक। 73 10 73 43 75 8, सबसे कम 73 10 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है, 73.0। तो इस प्रकार उत्तराखंड का कोई भी जनपद राष्ट्रीय साक्षरता औसत से कम नहीं है। आगे देखें, फिर इंपॉर्टेंट आ गया ग्रामीण शहरी वाला, ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है। तो भैया देखो, शहरी लोग क्या करते हैं ना, ग्रामीण लोग साक्षर हो रहे हैं, कह रहे हैं छिच्छी ग्रामीण भी हो गए साक्षर, बाप रे अब तो हमारी बराबरी करेंगे। इसको आप लोग ने पर्सनली नहीं लेना है, ये सिर्फ एक ट्रिक है। तो ग्रामीण साक्षरता छिच्छी तो 76.31% ग्रामीण साक्षरता, और नगरीय है 84.45, जो कि ज़्यादा ही रहेगी हमेशा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के 100 निकालने की कोशिश मत करना भैया कोई लोग। आगे देखें, राज्य के 9 जिले साक्षरता में राज्य औसत से भी अधिक हैं। राज्य औसत कितना है, औसत साक्षरता राज्य की पता ही है आपको 78.82 है, तो इससे भी ज़्यादा हैं आपके 9 जिले। इन 9 जिलों की साक्षरता 78 से कहीं अधिक है, जबकि राज्य के सभी 13 जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत साक्षरता यानी कि 73 से ज़्यादा है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसा कि मैंने बताया, आपसे पूछेगा राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत साक्षरता से कम है। आंसर होगा 2 1 3 0, तो आप लोग धड़ल्ले से लिखेंगे 0, ठीक है। और 9 जिले जिनका राष्ट्रीय औसत साक्षरता से अधिक है, तो वो सारे के सारे हो गए, किन को छोड़कर, केवल U और H को छोड़कर, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, क्योंकि इनके कितने हैं 73 10 और 73 समथिंग, ठीक है। आगे देखें, लास्ट अंतिम ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। तो यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, पहले हम सिंपल सा एक चार्ट से फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 2011 की जो जनगणना है, इसके अनुसार जो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है उनको हम सभी जिलों में देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से। तो देखिए हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। अब यहाँ पे आपका क्या है, कैसे आप लोग यहाँ की जनसंख्या और जो आपका प्रतिशत है उसको फाइंड करेंगे। तो ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें तो आप लोगों ने एक चीज़ दिमाग में रखनी है, जहाँ जनसंख्या सर्वाधिक थी वहीं पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा ग्रामीण भी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक हल्का सा आपको अंतर यहाँ पे दिखाई देता है, डेविएशन, किसके साथ, देहरादून के साथ, किसके साथ, देहरादून के साथ, ठीक है। क्योंकि देहरादून में दिक्कत ये है ना, नगरीय जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, तो इस कारण से वहाँ जनसंख्या अधिक होने के बावजूद भी ग्रामीण जनसंख्या कम है। जबकि आपने पढ़ा था HD यूनिवर्सिटी, यही पढ़ा था हमने, यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है इन 4 जनपदों में लगातार। तो हरिद्वार तो पहले नंबर पे है ही, यहाँ भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रामीण भी ज़्यादा होगी, सर्वाधिक ज़्यादा है। तो दूसरे नंबर पे देहरादून होना चाहिए था, बट हुआ क्या कि देहरादून आपका सर्वाधिक नगरीकृत हो गया है, सभी को याद होगा। तो इसको हटा दो, इसको हटाते क्या आ जाएगा, यहाँ पे H के साथ सीधे क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, फिर H और U का कॉम्बिनेशन बन गया तो फिर D के साथ N आना चाहिए, है ना। तो वही बनेगा यहाँ पे क्या, HDUN की जगह HUDN, ठीक है। वैसे आपका उसमें बना था हुडना, ठीक है, तो वैसे ही
हुडन बन गया यहाँ पे आपका ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में भी। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल कितनी है ये नहीं पूछा जाएगा भाई, ठीक है, ये नहीं पूछा जाता है, बस आप लोगों से परसेंटेज पूछा जाता है, तो आप लोग उसे ध्यान रखना है। तो हरिद्वार की है सबसे ज़्यादा है, तो इसे याद रखना 1197, लगभग 12 लाख के आसपास। टोटल कितनी थी 18, तो लगभग 6 के आसपास आपकी क्या होगी नगरीय। उधम सिंह नगर में कितनी है 1062, देहरादून की 754 नगरीय। ग्रामीण, अब आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद देहरादून है, तो इसकी नगरीय जनसंख्या पूछी जा सकती है। जैसे हरिद्वार की ग्रामीण पूछी जा सकती है 1197 यानी कि 12 के आसपास, तो इसकी नगरीय पूछी जा सकती है 941 यानी कि इसकी कितनी है 941 ये है आपका देहरादून की नगरीय जनसंख्या, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद यही है, तो 9.42 आप लोग कह सकते हैं, ठीक। तो ऐसे करके कुछ जनपद आपने याद रखने हैं। तो इसकी ट्रिक क्या होगी आपकी, HUDN हुडना पॉल्टी पिच में, ठीक है, हुडना फिर से पॉल्टी पिच में पिथौरागढ़ चंपावत, तो ऐसे करके आप लोग हुडना पॉल्टी पिच में ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है, हुडना पॉल्टी पिच में, हुडना नहीं, ठीक है, HUDN पॉल्टी पिच में ग्रामीण लोग रहते हैं। हुडन लिखेंगे, हुडना में तो आपका अल्मोड़ा भी आ जाएगा ना, तो हुडन पॉल्टी पिच में ग्रामीण लोग रहते हैं। जबकि सबसे कम की बात करें तो जैसा कि हमने देखा था जनसंख्या का रुतबा, तो रुतबा सबसे कम था, तो यहाँ पे भी वही है आपका चारू बाग, ठीक है, क्या करेंगे चारू बाग, तो सबसे कम याद रखेंगे चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चारू बाग उत्तर का, तो ये एक तरीके से सबसे कम जनसंख्या ग्रामीण वाला हो गया चारू बाग। अब हम बात कर लेते हैं इसका डेटा। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 69.77%, अर्थात लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, 70,36,954। नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 30.23% ही बचेगा, तो इतनी आपकी नगरीय में रहेगी। 2001 से 11 के दौरान में नगरीकरण में वृद्धि कितनी हुई है, कितने गांव हैं जो शहरीकृत हो गए, यानी कि जहां पे शहरों जैसी सुविधाएं हैं, मैदानों की ओर बढ़े, तो ऐसे आपका 4.56% की वृद्धि देखी गई नगरीकरण में। राष्ट्रीय स्तर पर ये आपका टोटल है 31.2% है, तो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से नगर बन रहे हैं। जबकि उत्तराखंड राज्य की बात करें तो यहाँ पे बहुत धीरे धीरे से नगरीकरण हो रहा है, नगर कम है। नगरीकरण में उत्तराखंड का स्थान कितना है 20वां, ये आप लोग ऐसे ही याद रख लें। अब अगर हम जिलेवार नगरीकरण की स्थिति को देखें तो मैंने बताया कि सर्वाधिक नगरीकृत जिला है देहरादून, तो ये याद रखना है आपने, रट लेना है, ठीक है, सर्वाधिक नगरीकृत देहरादून, क्योंकि यहाँ की 55.52% जनसंख्या आपकी क्या है नगरीय जनसंख्या, तो बची हुई 44% क्या होगी ग्रामीण होगी, ठीक है। दूसरा है नैनीताल, तीसरा हरिद्वार, चौथा उधम सिंह नगर, तो यहाँ से आपकी क्या ट्रिक बनेगी, हमारा था HD यूनिवर्सिटी, और हमने पढ़ा ग्रामीण जनसंख्या में क्या था HUDN, क्या था आपका हुडन, ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे आप लोग। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक HUDN, यही था ना। तो नगरी में क्या होगा, नगरी में इसका उल्टा कर दो, DNHU कर दो, ठीक है, उल्टा, तो DNHU, तो यहाँ से आप लोग ऐसे करके याद रख सकते हैं DNHU सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले, नगरीय प्रतिशत वाले। जबकि सबसे कम की बात करें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा DNHU आपको, ठीक है, इनका देख लें कितना कितना है, 55 देहरादून के 55 सर्वाधिक, फिर 38, 36, 35 ऐसे। सबसे कम की बात करते हैं, सबसे कम अभी हमारी थी चारू बाग था, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, जो बारू था इसको उल्टा कर दिया, तो बारू उल्टा, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, टिहरी, तो बारू उल्टी हो गई नगरीय प्रतिशत में, नगरीय प्रतिशत में बारू उल्टी, ठीक है, तो नगरीय प्रतिशत की जो बारू है वो उल्टी है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो 3 बागेश्वर, फिर रुद्रप्रयाग 4.10, 7, 36, 10, 1, तो ऐसे करके ध्यान में रख लेना, ठीक है। जहाँ पर नगरीय जनसंख्या प्रतिशत ज़्यादा होगा वहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कम होगा, जहाँ ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत ज़्यादा वहाँ नगरीय कम, ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेट होंगे। डेटा देख लेते हैं, यहाँ से समझ में आ जाएगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत देहरादून का है 55.52%, ठीक है। सबसे कम बागेश्वर का है केवल 3.49%, यानी कि बारू उल्टी होगी नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में। जबकि सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत आपका सबसे कम नगरीय प्रतिशत कौन से थे, ये चारू बाग था, ठीक है। राज्य के सर्वाधिक नगरीकृत 4 जिले पूछा जाता है आपसे, सर्वाधिक नगरीकृत 4 जिले, तो नगरीकृत में मैंने बताया ना DNHU, ठीक है, DNHU देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, क्योंकि हमने पढ़ा था HD यूनिवर्सिटी था। फिर हमने ग्रामीण जनसंख्या में देखा तो भैया हरिद्वार के सबसे ज़्यादा है, लेकिन देहरादून अपवाद निकला, नहीं तो यही होता सीक्वेंस, तो इस वजह से क्या हो गया, H के साथ फिर दूसरे नंबर पे U आ गया, तो D के साथ जुड़ा N, तो HUDN बन गया, क्या बना HUDN।
अब ये सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले थे। सर्वाधिक नगरीकृत यानी कि नगरी जनसंख्या वाले पूछेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। HUDN था तो DNHU हो जाएगा, बस खत्म। DNHU देहरादून नैनीताल, फिर उसके बाद हरिद्वार उधमसिंह नगर, ठीक है। तो देखो DNHU। आगे राज्य के सबसे कम नगरीकृत 4 जिले बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। तो आप लोग ऐसे ही याद रखें कि 12 उल्टी हो गई, ठीक है। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, टिहरी, तो 12 उल्टी नगरीकृत प्रतिशत में, तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में 12 उल्टी। आगे देखें सर्वाधिक ग्रामीण, अब ग्रामीण नगरी वाला फिर आ गया तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग पेज में लिखेंगे। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बागेश्वर है, 96.51% जनसंख्या यहाँ की ग्रामीण है, इसलिए सबसे कम यहाँ शहरी है। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो होगा देहरादून होगा, 44.48%, क्योंकि यहाँ पे लगभग 55.52% क्या है, नगरी है, ठीक है। आगे देखें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। जहाँ पे जनसंख्या कम है वहाँ पे प्रतिशत भी कम होगा, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ प्रतिशत भी ज़्यादा होगा, हमेशा जनसंख्या के सापेक्ष होता है प्रतिशत। तो 12 उल्टी हो गई जनसंख्या प्रतिशत में, तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, टिहरी, ठीक है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ होगी, वही आपका DNHU में, ठीक है। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधमसिंह नगर। तो ये है आपका जनसंख्या वाला चैप्टर, जिसको हमने प्रयास किया है कि ट्रिक के माध्यम से और कॉन्सेप्ट को बैठाते हुए कैसे भी लिंक करते हुए रिलेट करते हुए हम लोग ख़त्म कर पाएँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके बाद अब उत्तराखंड की, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 तारीख को पेपर है, तो इसलिए मैं उत्तराखंड का एक करंट अफेयर की सीरीज़ जो है आपके लिए लेके आऊँगा। सीरीज़ नहीं होगी, 1 या 2 वीडियो आएंगी उसमें, जिसमें मैं प्रयास करूँगा मार्च तक पूरा करंट अफेयर यहाँ पे फिनिश हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, एग्ज़ाम नज़दीक है, खूब सारी पढ़ाई करें, मेहनत करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।